जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमने पोषण न्यूट्रिशियन की बात किया, उपपचय क्रिया की बात किया और उपचय क्रिया की बात किया। अब हमारी हेडिंग में है नेक्स्ट हेडिंग स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशियन। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशियन अर्थात न्यूट्रिशियन की बात आप लोग जानते हैं किसे पोषण कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद को, और ट्रॉफिक मतलब होता है पोषित करना, इसको ट्रॉफ भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। ऑटोट्रॉफ का मतलब है ऑटो का मतलब है स्वयं और ट्रॉफ का मतलब है पोषित होना। अर्थात वे जीव या पादप जो स्वयं अपने आप को भोजन बनाकर और अपने आप को खुद पोषित करते हैं वही स्वपोषी कहलाते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि वे जीव या पादप जो स्वयं भोजन भी बनाते हैं और पोषण की प्राप्ति भी कर लेते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। अब हम बात करते हैं कि वो आखिर भोजन बनाते कैसे हैं। अरे जब पादप भोजन बना सकता है तो हम लोग क्यों नहीं भोजन बना सकते। और यदि हम आपसे कहेंगे आप लोग खाना कैसे बनाते हैं प्राप्त करते हैं तो आप लोग कहेंगे कि हम तो खाना अपने रसोई घर या अन्य जगह से बनाकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, जो कि ऐसी बात नहीं है। जो पादप होते हैं अर्थात प्लांट्स से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और मृदा से जल लेकर, वातावरण से CO2 लेकर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, मृदा से H2O लेकर, प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम के द्वारा, फिर सुनिए, मृदा से जल लेकर और वातावरण से CO2 लेकर, प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ आखिर होता क्या है। अकार्बनिक पदार्थ वह होता है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन न जुड़ा हो, अकार्बनिक पदार्थ कहलाता है। और कार्बनिक पदार्थ वह होता है जिससे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। जैसे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है CO2 और H2O से अपना भोजन बनाते हैं। और यहाँ क्या लिखा गया है, स्वपोषी पोषण जीवधारी और सौर ऊर्जा का उपयोग करके। स्वपोषी पोषण या जीवधारी, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है यदि वो पोषण करेंगे या अपने आप को पोषित करेंगे तो पोषित करने के लिए उन्हें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मृदा से जल लेकर, वातावरण से CO2 लेकर, प्रकाश की सूर्य से प्रकाश लेकर और पर्णहरिम की सहायता से अर्थात क्लोरोफिल की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन कैसे बनाते हैं, कच्चे अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो यहाँ पे है सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, जिससे सूर्य की जो ऊर्जा होती है या प्रकाश होता है वह लेकर अकार्बनिक कच्चे पदार्थ। यही वो बात है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। हम तो यहाँ लिखे CO2, इसमें लिखा है का उपयोग करके अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, जबकि यहाँ CO2 लिखा है। CO2 में एक कार्बन है और यहाँ लिखा है अकार्बनिक पदार्थ। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो हम लोग की परिभाषा है वह यह प्रस्तुत कर रही है कि अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, और यहाँ पे लिखा गया जैसे CO2 और H2O से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में अन्य, लेकिन CO2 और H2O जो है इन्हें वातावरण और मृदा से मिल जाती है। यह बात आप लिखे या ना लिखे, लेकिन जानते रहिए कि इनकी मुख्य भूमिका होती है किसके साथ, प्रकाश के साथ। प्रकाश के साथ
किसके प्रकाश के साथ? सूर्य के। सूर्य के प्रकाश के साथ। अब हमारा एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ये तो अभी जब आप 11th में जाएंगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, अर्थात किसी भी बंध से जुड़ा हो, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ये कहलाएगा कार्बनिक। यदि कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है तो ये कहलाएगा अकार्बनिक। ये आप लोग यदि याद रख सकते हैं, और याद रखना भी चाहिए, कच्चे पदार्थ, अकार्बनिक कच्चे पदार्थ। जैसे आपको कोई भी पूछ सकता है, आप बता रहे हैं अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, इसमें तो कार्बन है, तो इसे या तो आपकी डिफिनेशन गलत है या पादप गलत प्रकाश संश्लेषण या उनकी उपस्थिति कर रहे हैं। तो आपको उन्हें बताना होगा कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उसे कहते हैं कार्बनिक, और जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना जुड़ा है उसे कहते हैं अकार्बनिक। तो फिलहाल ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो हम प्रकाश संश्लेषण की टॉपिक है उसमें चल रहे हैं। आपको थोड़ा सा बता दिए, आप लोग यदि ध्यान रखे रहेंगे तो अच्छी बात है। अब बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की एक बार पुनः। हरा पादप, कौन सा पादप? हरा पादप। पादप में पत्ती, इसी पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में इन लोगों को मदद मिलती है। पत्तियों में हमारा प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, जो कि पत्ती जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में पत्ती के बारे में ही बात की जाएगी, पत्ती में आखिर होता कहाँ है, प्रकाश संश्लेषण किस जगह पे होता है, तो उसको बताया जाएगा। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है स्वपोषी पोषण। हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से मृदा से जल लेकर और वातावरण से CO2 लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें इन्हें प्राप्त होता है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, अर्थात जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। जैसे आपने अभी सुना कि ये CO2 वातावरण से लेते हैं और H2O लेते हैं जल से, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्ण हरे की सहायता से C6H12, सही से लिखते, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O, आइए रहने देते हैं, संतुलित हो गए, प्लस O2, और यह ऑक्सीजन जो निकल जाएगा वातावरण में, और यहाँ पे प्लस रहेगा, सहयोग करेंगे। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे रासायनिक समीकरण। तो ये अपनी जो अवस्था में है गैसीय अवस्था में है, ये लिक्विड अवस्था में है, और ये सॉलिड अवस्था में तो ये इक्वेशन आप लोग को मिल गई है किसकी? स्वपोषी। और इसी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं। स्वपोषी की बात आपने कर लिया। स्वपोषी वे जीव हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, किसकी मदद से? प्रकाश की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में, और पर्णहरित की सहायता से। आप लोग इसे समझ सकते हैं। यह इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, हमने लिख दिया, और बैलेंस जो बैलेंस होगा वो आपके केमिस्ट्री के सर आपको पढ़ाएंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ पे रहेगा 6CO2, 12H2O और 6O2, ये वातावरण में निकल जाएगा। यहाँ पे मिलाते हैं
इक्वेशन सही है कि नहीं। यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, कार्बन तो संतुलित हो गया, कार्बन संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन और 12 यहाँ पे है, 24 ऑक्सीजन इधर हो गया। अब कारक की तरफ, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 हो गया, 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 प्लस 12, यहाँ पे 6 है प्लस 6, 6 6 12, 12 12 24 है इधर, और इधर भी देखिए 24 ही है। ऑक्सीजन इधर भी 24 है और कार्बन इधर भी 24 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। बचता है आपका, अब आपका बचता है हाइड्रोजन। 12 का 2 में गुणा कीजिए तो 24 हाइड्रोजन, 24 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 6 6 12 हाइड्रोजन, 12 24 आए इक्वल टू 24 24। तो हम लोग का हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया है। तो यदि यह आपको समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन आप बना सकते हैं इजिली कि हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और पृथ्वी से जल लेकर, मृदा से जल लेकर पर्णहरिण की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर सकता है। और भोजन बनाने में जो मुख्य घटक है CO2, H2O, प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और हम अब बात करेंगे कि पादप में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई है, अब विषम कोशिका कैसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो बैलेंस भी हो गया है और इक्वेशन तैयार भी हो गया है। अब हमें एक टॉपिक ये बताना है आपको जो आपको कंफ्यूजन कर सकता है, बता रहे हैं आपको। अभी हमने आपको समझाया, यहाँ पे लिखा है अकार्बनिक पदार्थ, जो कि यहाँ कार्बन उपस्थित है। यहाँ पे बता रहा है कि अकार्बनिक पदार्थ, और यहाँ पे कार्बन उपस्थित है, परंतु कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, अकार्बनिक पदार्थ। चलिए उत्पाद की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन के जस्ट बगल हाइड्रोजन जुड़ा है। हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हो, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हो, यहाँ पे देखिए कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाए इसे कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो हमने आपको समझा दिया, और यहाँ पे लिखना भी है अकार्बनिक पदार्थ, आप लिख भी सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। यदि हम बात करें, यदि आपसे पूछा जाए स्वपोषी के लक्षण क्या है, स्वपोषी के लक्षण क्या है, आपने तो डिफिनीशन पढ़ लिया, इक्वेशन पढ़ लिया, और कहाँ होता है, पादप में होता है। कौन सा पादप, हरा पादप जो जीवित हो, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, और CO2 और मृदा से H2O, वातावरण से CO2, पर्णहरिण की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यदि इसमें पूछा जाए कि इसके जो परिभाषा है, परिभाषा तो आपने लिख लिया, और ये भी आप बना भी सकते हैं, जैसे हरा पादप। चलिए ऊपर लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गई है। हम यहाँ पे इसे हटा सकते हैं, यही लिख दे रहे हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग जो पढ़े हैं उसी के आधार पर परिभाषा बनाएंगे। जो हम लोग पढ़े हैं परिभाषा, जैसे जैसे प्रक्रिया हो रही है वैसे वैसे लिखते
चले जाइए, हमने बताया प्रत्येक हरा पादप, आप लिख लीजिए प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या यह भी लिख सकते हैं प्रत्येक हरा पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक घटक जैसे CO2, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं आवश्यक अकार्बनिक घटक को लेकर कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। परंतु जैसे आवश्यक घटक हम लिख लेते हैं CO2 हो गया, H2O हो गया, प्रकाश की उपस्थिति, ये भी अपने आप में प्रकाश यदि नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी ही नहीं। तो जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इन लोग के पास न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो ये लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। CO2 प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से, ये हम लोग अपने पढ़ने के अनुसार परिभाषा बना रहे हैं, या किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा या नहीं, ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर हम लोग बता रहे हैं कैसे कैसे प्रक्रिया हो रही है। अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हम इसे इरेज कर देते हैं। ये तो आपको इक्वेशन समझ में आ गई। पोषण या स्वपोषी पोषण के लक्षण, यदि आपको परिभाषा अच्छे तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर है प्रकाश संश्लेषण का, तो आप लक्षण आराम से लिख सकते हैं। जैसे प्रत्येक हरा पादप या जीव, यहाँ पे यदि आप जीव भी कर लेते हैं, जैसे एक जीवाणु होता है, सल्फर जीवाणु और नाइट्रिक कारक जीवाणु, ये सब रसायन संश्लेषी है। प्रकाश संश्लेषी जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकता है। तो जीव मान भी सकते हैं आप लोग, यदि यहाँ पे जीव भी लिख लीजिएगा, पादप व जीव। अगर पूछा जाए स्वपोषी के लक्षण क्या क्या है, तो आप लोग इस परिभाषा से इसके लक्षण आराम से लिख ले जाएंगे। जैसे प्रत्येक हरा पादप व जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक घटक जैसे CO2, H2O प्रकाश की उपस्थिति, पर्णहरित की उपस्थिति, क्लोरोफिल की, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब आप लिख सकते हैं, इसमें पहला लक्षण है जो इसमें यहां से आप लिख सकते हैं जीव था। प्रत्येक हरा पादप इसमें प्रत्येक हरा पादप व
यहाँ पे कहा है जीव या जीवाणु, जीव भाग लेता है। एक लक्षण क्लियर हो गया। दूसरा आवश्यक घटक जैसे CO2 H2O, इसमें आवश्यक घटक जैसे CO2 H2O, प्रकाश की उपस्थिति, अनिवार्य है, और क्लोरोफिल भी। का उपस्थित होना अनिवार्य है। ये दूसरा हो गया। और देखिए तीसरा, आप ये कह सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ये आपका तीसरा लक्षण हो जाएगा। ऐसे आप यदि डिफिनीशन आपको याद है तो आप लक्षण इसमें आराम से लिख ले जाएंगे। यदि आपको लक्षण एक को नहीं याद है, एग्जाम में आपको डिफिनीशन याद है परंतु एक भी लक्षण नहीं याद है, तो आप तुरंत डिफिनीशन को लिखिए, लक्षण को तुरंत उसमें बना लीजिए। जैसे आप इसमें तीसरा लक्षण है अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। आप ये लिख सकते हैं इस प्रक्रिया में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या लिख रहे हैं? अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। 3 लक्षण आपको हो गए और आप ऐसे बना सकते हैं, अन्य भी बना सकते हैं। इसमें ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, ये सब आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भैया वीडियो आपको कैसे लगी यह भी बताएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अगला लेक्चर कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।